आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं लासवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की। लासवेल का ये संचार प्रारूप 1948 में पहली बार प्रस्तुत किया गया था। इस एक इकलौते मॉडल ने संचार की शैक्षिक एवं शोध क्षेत्र दोनों को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। आइए हम इसके अलग अलग पहलुओं के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। मित्रों, मॉडल की चर्चा करने से पहले हम थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा करते हैं हेरोल्ड लासवेल की और उनके कार्यों की, उनके जीवन की। लासवेल 20वीं सदी के चुनिंदा नवाचार प्रोधाओं में से हैं जिन्होंने सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में बेहद सराहनीय कार्य किया है। उनका कार्य एवं समझ आज भी संचार विज्ञानियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनका जन्म 13 फरवरी 1902 को इलिनॉइस, अमेरिका एवं उनकी मृत्यु 18 दिसंबर 1978 को न्यूयॉर्क में हुई। वह राजनीति शास्त्र एवं संचार क्षेत्र के विशेषज्ञ रहे हैं। संचार के अलावा मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, कानून एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लासवेल अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी में कानून के प्रोफेसर रहे हैं। शिक्षा के अनेक क्षेत्रों में इनके योगदान को देखते हुए इन्हें वन मैन यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। वह अमेरिकी कांग्रेस, जो वहां की संसद है, उसके लाइब्रेरी के युद्धकालीन संचार के अध्ययन के लिए बने परीक्षण मंडल के प्रमुख रहे हैं। इसलिए इस मॉडल समेत उनके कार्य में प्रोपेगेंडा के अध्ययन का आयाम अवश्य पाया जाता है। 1948 का यह मॉडल प्रोपेगेंडा व उसके पीछे के मकसदों का खुलासा करता है। उन्होंने हिटलर के लिए समर्थन जुटाने के लिए चलाए गए प्रोपेगेंडा अभियानों का पर्दाफाश करने एवं उनकी कार्य प्रणाली या संचार रणनीति का अध्ययन भी किया है। यह मॉडल उस कालखंड से संबंधित है जिस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, और उस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान न केवल सेनाएं आपस में लड़ रही थी बल्कि सूचना युद्ध भी साथ साथ चल रहा था। हिटलर ने बहुत सारे ऐसे संदेश, चाहे वो रेडियो के जरिए थे या वो टीवी के कार्यक्रमों या फिल्मों के माध्यम से थे, ऐसे संदेशों का प्रचार प्रसार किया जिनसे उसको समर्थन मिले, उसकी नीतियों को समर्थन मिले, उसके युद्ध में उसके द्वारा जो की गई ज्यादतियां थी उनको जायज ठहराया जा सके, एवं जर्मन लोग जिन भी देशों में बसे हुए थे, जर्मनी के अलावा बाहर भी, उन देशों के लोगों से, उन जर्मन से समर्थन लिया जाए एवं धन एवं सहानुभूति भी एकत्र की जाए। तो इस पूरे मॉडल की पृष्ठभूमि में द्वितीय विश्व युद्ध और प्रोपेगेंडा वॉर जो दौर था वो रहा है। आइए अब हम चर्चा शुरू करते हैं लासवेल के संचार प्रारूप या मॉडल की। अमेरिकन संचार सिद्धांतकार यानी कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट हेरोल्ड ड्वाइट लासवेल ने 1948 में संचार का यह मॉडल प्रस्तुत किया था। यह संचार का एक वर्बल मॉडल है जिसे हम हिंदी में शाब्दिक मॉडल भी कहेंगे। इसमें आरेखन या रेखाओं का खेल नहीं है। यह किसी भी संचार की व्याख्या एवं उसका विश्लेषण करने के लिए नीचे दिए गए 5 प्रश्नों को अपने परीक्षण का आधार बनाता है। और ये 5 प्रश्न हैं: कौन, क्या कहता है, किस माध्यम से, किसे तथा उसका क्या प्रभाव होता है। मूलतः अंग्रेजी में दी गई इस 5 प्रश्नों की श्रृंखला को हम दोहराते हैं। Who says what, in which channel, to whom, with what effect। यही लासवेल का शाब्दिक प्रतिरूप या प्रारूप है जिसे हम 1948 के लासवेल मॉडल के नाम से जानते हैं। यदि हम लासवेल के इस शाब्दिक प्रारूप को एक आकार देते हैं तो हम पाते हैं कि यह एक रेखीय प्रारूप है। बाकी जितने भी लीनियर मॉडल्स हैं उनकी तरह ही यह भी है, और इसमें भी जो 5 प्रश्न हैं वो दरअसल संचार की प्रक्रिया के 5 महत्वपूर्ण तत्व हैं। लेकिन हर एक प्रश्न, हर एक तत्व अपने आप में संचार शोध का एक व्यापक क्षेत्र प्रस्तुत करता है।
तो लॉसवेल का मॉडल जिन 5 सवालों को संचार की प्रक्रिया को समझने के लिए जरूरी मानता है वे हैं हु यानी कि स्रोत या सोर्स या सेंडर या प्रेषक, जो भी हम उसे कहें। सेज व्हाट यानी कि संदेश या मैसेज, जो भी कंटेंट हमारा है। इन विच चैनल एक और हमारा तत्व है और लॉसवेल के मॉडल का एक सवाल है। यह हमें एक जिस डोमेन के बारे में बताता है वो है चैनल यानी मीडिया। और टू whom यानी कि हमारे प्रापक कौन हैं। और लास्ट में जो 5वां सवाल है वो है विद व्हाट इफेक्ट यानी कि किस प्रभाव के साथ। तो स्रोत, संदेश, माध्यम, प्रापक और प्रभाव, ये 5 तत्व हैं संचार की प्रक्रिया के, जिनके बारे में लॉसवेल अलग अलग करके जानना चाहता है ताकि वो संचार की उस प्रक्रिया के बारे में समझ सके, उसके मकसद को समझ सके और उसके प्रभावों का अंदाजा लगा सके। तो ये 5 अलग अलग जो क्षेत्र हैं, जो तत्व हैं, वो 5 अलग अलग शोध के क्षेत्र भी हैं। इनमें पहला है कंट्रोल एनालिसिस। सोर्स का जब हम एनालिसिस करते हैं, स्रोत का जब एनालिसिस करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो वो कंट्रोल एनालिसिस बन जाता है। और क्योंकि हम मानते हैं कि जो पूरा पश्चिमी धारणा जो है, जो विचारधारा है, जो दृष्टि है संचार को देखने की, वो सोर्स को मानती है कि वो नियंत्रक है। तो सोर्स का अध्ययन मूलतः नियंत्रण की प्रक्रिया का अध्ययन है कि किसी संचार की प्रक्रिया को कौन चलाने वाले लोग कौन हैं, उसके पीछे क्या 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 शक्तियां जुड़ी हुई हैं, वो राजनीतिक हैं, आर्थिक रूप से किन लोगों का पैसा लगा हुआ है और कौन उस संदेश के ओरिजिनल क्रिएटर हैं। और आगे बढ़ाने वाले लोग तो बहुत सारे होते हैं। फिर हम कंटेंट का एनालिसिस करते हैं। तो कंटेंट का एनालिसिस भी कई तरह से किया जा सकता है, वो हम आगे आपको बताएंगे। फिर मीडिया का एनालिसिस अपने आप में एक व्यापक क्षेत्र है, हम उसकी कई तरह से पड़ताल कर सकते हैं। ऑडियंस एनालिसिस, इसके बारे में बहुत सारे शोध हुए हैं, बहुत सारी रिसर्च पब्लिश हुई हैं। और फिर इफेक्ट एनालिसिस, हम जानते हैं कि मीडिया बहुत इफेक्टिव है, उसके परिणाम बहुत अधिक प्रभावकारी हैं, तो इसलिए वो अपने आप में एक क्षेत्र है मीडिया के शोध का। लॉसवेल का संचार प्रारूप शोध के जिन 5 आयामों के बारे में हमें बताता है, आइए हम उनके ऊपर एक नज़र डालते हैं। पहला है कंट्रोल एनालिसिस। यहाँ स्रोत को बुनियादी तौर पर संचार का नियंत्रक माना गया है, जो कि पश्चिमी धारणा के सर्वथा अनुरूप है। स्रोत कौन है तथा संचार की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाली शक्तियां कौन हैं, यह जानना संचार को समझने में मदद करता है, क्योंकि इसी के साथ हमें उनके उद्देश्यों के बारे में भी पता चलता है। उदाहरण के लिए, कौन सी राजनीतिक पार्टी किस जनसंपर्क अभियान को पोषित कर रही है, या लोगों को प्रभावित करने वाले विशेष संदेशों के पीछे असल में कौन लोग हैं। या हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल लॉबी किसी खास नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए पहले माहौल तैयार कर रही हो और उसके परिणाम स्वरूप वो एक अभियान में जुटी हो। वह उनकी विशेषताएं क्या हैं, कि वो कौन लोग हैं, उनकी क्या क्या खासियतें हैं। इन सवालों के जवाब शोध की दृष्टि से एवं संचार को उसके यथार्थ में समझने की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो दूसरा हमारा आयाम है वो है कंटेंट एनालिसिस का। यह आयाम संदेश के बारे में तमाम तरह से खोजबीन करने को लेकर है। किसी भी संदेश को हम अनेक प्रकार से उस विवेचना का विषय बना सकते हैं। और किन आधारों पर विवेचना की जा सकती है? भाषा के आधार पे, अर्थ या सिमेंटिक्स के आधार पे, शैली यानी स्टाइल के आधार पे, प्रामाणिकता के आधार पे, वैलिडिटी हम कैसे उसको दे पाएंगे, कानूनन या जो विधि वैधानिक आधार एक है, सामाजिक आधार पर हम कर सकते हैं, सांस्कृतिक आधार पर हम उसकी विवेचना एनालिसिस कर सकते हैं,
और राजनीतिक आधार पर भी हम कर सकते हैं। तो ये तमाम आधार हैं। इसके अलावा रणनीतिक जो युद्ध है, संचार है, उसके माध्यम से भी हम उसको आधार बनाकर भी हम किसी भी संदेश की व्याख्या, उसका विश्लेषण हम कर सकते हैं, ताकि हम ये अनुमान लगा सकें कि उसके संभावित परिणाम क्या होंगे जब वो लोगों तक वो संदेश पहुंचेगा। तो हमारा अगला शोध आयाम है मीडिया एनालिसिस। यह आयाम माध्यम की विभिन्न विशेषताओं की पड़ताल करने के बारे में है, जैसे कि माध्यम की पहुंच कितनी है, माध्यम प्रयोग करने में कितना आसान है, माध्यम की आर्थिक स्थिति यानी स्वामित्व का उसका जो पैमाना है, पैटर्न है, वो क्या है, उसकी पूंजी कहाँ से आती है, उसके पूर्वाग्रह क्या हैं, बायस क्या हैं, उसका सामाजिक और राजनीतिक झुकाव क्या है, वो किन नीतियों का समर्थन करता है, जिन्हें हम एडिटोरियल पॉलिसी भी कहते हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो मीडिया एनालिसिस का विषय और विषय वस्तु हैं। हमारा अगला शोध आयाम है ऑडियंस एनालिसिस। यह श्रोताओं को, पाठकों को, दर्शकों को लेकर है। यह प्रापकों का विश्लेषण है। प्रापकों की आयु, शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक पहचान आदि ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में हमें नए तथ्यों तक पहुंचने के लिए ये एनालिसिस करना आवश्यक है। और इसी के आधार पे हम ये भी पता लगाते हैं कि किन लोगों को हम किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं और किन लोगों के प्रभावित हो जाने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। हमारा अगला जो आयाम है शोध का, वो है इफेक्ट एनालिसिस, यानी कि प्रभावों का विश्लेषण। यह संचार के प्रभावों को लेकर है। किसी भी संचार के उद्देश्य पूरे हुए या नहीं हुए, किसी अभियान के क्या परिणाम रहे, ऐसे सवालों के जवाब हमारी समझ को बढ़ाते हैं तथा संचार साधनों एवं संचार प्रक्रिया को बेहतर प्रयोग करने में मदद करते हैं। जब हम विज्ञापन की बात करें तो विज्ञापन में भी ऐसा अक्सर किया जाता है कि विज्ञापन के बाद की स्थिति का आकलन किया जाता है कि उसके क्या प्रभाव रहे, उसको किसी उत्पाद को बेचने में कितनी मदद मिली, किसी एक विशेष विज्ञापन अभियान चलाने के बाद कितनी लोगों की उत्सुकता उसमें बढ़ी है, कितने लोग उसको ज़्यादा जानते हैं किसी प्रोडक्ट को या ब्रांड को, और कितनी उसकी सेल बढ़ी है, कितनी सेल इंक्वायरीज बढ़ी हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जो इफेक्ट एनालिसिस जिनके बारे में हमें बताता है। शिक्षा के क्षेत्र में, अध्ययन के क्षेत्र में, अकादमिक जगत में कोई भी सिद्धांत, कोई भी कार्य, कोई भी प्रारूप आलोचनाओं से बाहर नहीं है। तो इसलिए इस मॉडल, इस लासवेल के इस प्रारूप के बारे में भी आलोचनाएं दी हैं विशेषज्ञों ने, तो वो हैं, उनके ऊपर एक नज़र डालते हैं। लासवेल का यह मॉडल एक रेखीय प्रारूप है, यानी कि एक लीनियर मॉडल है जो कि एक लाइन को फॉलो करता है। इसमें दो तरफा नहीं है, एक तरफा प्रवाह है संचार का। इसमें प्रतिपुष्टि के तत्व का जिक्र नहीं है। इसमें संचार अवरोधों या शोर का प्रावधान नहीं दिया गया है। तो इसके लिए कुछ एक इसकी जो सीमाएं हैं या जो आलोचनाएं हैं वो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि लासवेल का यह प्रारूप भी अकादमिक आलोचनाएं से परे नहीं है, फिर भी इसकी प्रभावशीलता संदेह से परे है, क्योंकि यह मॉडल अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में सफल रहता है। और अगर यह सफल रहता है तो हम इसको सफल मानेंगे, इस प्रारूप को सफल मॉडल कहना पड़ेगा। जैसा कि प्रोफेसर डेनिस मैकवेल ने लासवेल मॉडल के बारे में कहा है कि यह मीडिया शोध के क्षेत्र में संभवतः सर्वाधिक प्रसिद्ध वाक्यांश है। वो ये 5 जो सवाल हैं उनको एक फ्रेज के तौर पे देखते हैं। तो ये आज की हमारी चर्चा थी लासवेल मॉडल के बारे में। आगे हम आपको संचार के कुछ एक और मॉडल के बारे में हम वीडियोस आपके साथ साझा करेंगे। इसे देखने सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियो के बारे में अपडेट तुरंत मिल जाए। थैंक यू, शुक्रिया।